नागपुर संविधान चौक से हम लोग एक मोर्चा कवर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लोग अपनी मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का ये जो मोर्चा है, इसमें लोग अपनी मांग कर रहे हैं, लोग भाषणबाजी कर रहे हैं, लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। हमारे साथ राजेश काकड़े सर है, जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि लोग धरना कर रहे हैं, लोगों के मन में आक्रोश है, तो ये क्या विषय है आपको? ये विषय इस तरह से है कि हमारे सर्वशाखीय कुंभी संगठन और ओबीसी कृति समिति ये बनाई गई है। इस कृति समिति के माध्यम से जो यानी मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने जो भूमिका रखी है कि मराठा को कुंभी समाज का जातीय प्रमाण पत्र दो सरसकट, उसका हम विरोध कर रहे हैं और वो मांग सरकार ने माननी नहीं चाहिए। इस की भूमिका सरकार के सामने हम भी कर रहे हैं। सरकार से यही दूसरी मांग है कि ओबीसी समाज का जो आरक्षण है वो जो बताया जाता है उसके हिसाब से वो 19% का आरक्षण है और उसमें प्राप्त होता है सिर्फ 4% में, और ऐसे 4% आरक्षण और वही आरक्षण ओबीसी समाज को सरकार दे नहीं पा रही है। कई दिनों से हॉस्टल का मुद्दा उन्होंने बनाए रखा, कई दिनों से उन्होंने बच्चों के पढ़ाई का मुद्दा बनाए के रखा। महाज्योति के माध्यम से विदेशों में सिर्फ 20 बच्चे भेजे जाते ओबीसी में से, वो उन्हीं का कोटा ओबीसी में से पूरा नहीं हो पाता। तो आज हमारे मराठा समाज के लोगों को ओबीसी में से कोटा देना, तो मराठा समाज भी उसमें कुछ अपना पेट भर खाना खा नहीं सकेगा, यानी एक थाली में बैठकर वो एक घास भी बराबर खा नहीं सकता है। और ऐसे समय में उनको भी शामिल करके ओबीसी समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से दबाने की भूमिका सरकार इस माध्यम से करती है, यानी हो रही है क्या, ये भी हमारे को ऐसा लगता है करके हम सरकार ने ओबीसी कोटे में से मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी है कि इस देश के आज़ादी के पास से अंग्रेजों ने ये इसकी ओबीसी की जनगणना की। मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में जनगणना की, पर उस जनगणना का रिपोर्ट अभी तक के शामिल प्रकाशित नहीं हुआ और उसके हिसाब से जनगणना नहीं हुई। हमारी तीसरी डिमांड है कि ओबीसी समाज की जाति न्याय जनगणना होनी ही चाहिए। क्या वजह लगती है कि अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई? और जैसा आप अभी आरक्षण की बात करते हैं, तो जो देश भर में आरक्षण का विरोध होता है उसके पीछे कौन सी शक्तियाँ है? हम आरक्षण का जो लोग विरोध करते हैं वो लोगों की मंशा यह है कि उनके हाथ में सत्ता हमेशा वे शामिल करते रहे। जैसे अभी आपने देखा होंगे कल ही कि 85% सरकारी जो नौकरियां है उसका कॉन्ट्रैक्टिंग तरीके से वो लोग आरक्षण लेने वाले हैं, और कॉन्ट्रैक्टर में लेने के बाद में उसमें क्या है कि किसी भी जाति धर्म को या किसी को भी वो चाहे ओबीसी का रहे, चाहे वो एसटी का रहे, एसटी का रहे, मराठी का रहे, विजेएनटी का, किसी को भी उसके अंदर कोटा नहीं मिलने वाला। और ऐसे इसमें मराठा समाज उस डिमांड ये मांग कर रही है, तो मराठा समाज को भी उसमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमारा इसमें कहना है कि ये राज करने वाले जो लोग हैं उनकी इच्छा है कि ये समाज जो है वो दबा रहे, कुचला रहे, और दबा कुचला रहकर इस समाज के ऊपर अन्याय करने की उनकी भूमिका वो करते रहे। इसके लिए वो इन समाज को आरक्षण न देते हुए इन समाज को अपना दास और मजदूर बनाना चाहते हैं। ये उन शक्तियों के इसके पीछे भूमिका है। सर, एक नामचीन जो नेता है मराठा समाज से जो आते हैं, उन्होंने अभी धमकी दी कि ये आंदोलन को हम जैसा मणिपुर में हुआ वैसा एक इस तरीके से हम कर देंगे, तो उसके पीछे आपको लगता है कोई षड्यंत्र है? नहीं, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है कि इस भूमिका के बारे में, क्योंकि ओबीसी समाज जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, धरना कर रही है, वो आंदोलन की भूमिका हमारी सहिष्णुता की है, सामाजिक भूमिका है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बड़ा भाई है मराठा समाज, हम बोलते हैं वो मराठा समाज और कुंभी समाज ये एक आखिर कृषि से साथ किसानी करने के साथ भूमिका निभाता है। ये आरक्षण के लिए जो जिस तरीके से लड़ाने की भूमिका चल रही है, इसके पीछे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कोई तो शक्ति अपना सहभाग इसमें निर्माण कर रही है और दो समाज में लड़ाई लड़ा के अपने साथ में इस राज्य की जो शांति सुरक्षा व्यवस्था वो बिगाड़ने की काम इस द्वारा होने की कोशिश। पर मैं मराठा समाज से अपील करना चाहूँगा कि आप ये जो कोई भी आपके पास में प्रेस प्रवक्ता है या जो कोई भी आपके पास में मीडिया के सामने प्रस्तुत होता है,
उन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि आप इस तरह के स्टेटमेंट ना दें। जो भी करना है एक अपनी सत्याग्रह न्याय मांगने की तरह से करे और समाज की शांतता बनाए रखे ताकि सारे समाज को सुरक्षित महाराष्ट्र में रखा जा सके। ये जो है सरकार ने दो समाज के बीच में झगड़ा लगाने का जो काम किया है उसको तुरंत सरकार ने रद्द करना चाहिए। हमारा मराठा समाज को आरक्षण देने का विरोध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ओबीसी संबोधित करने का जो निर्णय लिया है वो ओबीसी नहीं, वो अलग से उनको 5%, इसके पहले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 5% आरक्षण दिए थे, उसको कायम रख के मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए और हमारा जो ओबीसी समाज का आरक्षण है वो हमारा कायम रहे। आंदोलन को हम कवर करते करते जो हम लोगों से जो राय ले रहे हैं, उनकी डिमांड जो जान रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो सरकार को जो चेता रहा है कि ये जो दो कम्युनिटी के बीच में सरकार या फिर जो भी इस आरोप लगा रहा है नेता, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है हम जानते हैं। एक वरिष्ठ नेता से, बबन राव तायवाड़े सर से जानते हैं कि सर ये जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र भर में जो विरोध हो रहा है इस चीज़ का, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या भूमिका है? नहीं, सरकार की भूमिका तो ऐसा है कि अभी अपन देख रहे हैं हर रोज कि सरकार ने साफ साफ बोलना चाहिए कि ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या और क्यों नहीं हो सकता वो भी समझ के बताना चाहिए। हम अपने हमारे ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में हम लड़ रहे, वो मांग रहे, किसकी संवैधानिक मांग है ये सरकार ने बताना चाहिए, तो ये खत्म हो सकता है। क्योंकि हर कोई जानता है ये 60% ओबीसी, अगर ये हर मराठा को कुंभी का प्रमाण पत्र दिया तो फिर वो ओबीसी में आ जाएंगे और हमारे हक पे मारा हो जाएगा। हम हमारे संवैधानिक हक के लिए लड़ रहे हैं, तो कौन से समुदाय की हक की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, ये सरकार ने एक्सप्लेन करना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए और ये आंदोलन खत्म करना चाहिए। सर हम देखते हैं कि देश की एक मानसिकता है कि आरक्षण का विरोध होता है, चाहे वो आदिवासी आरक्षण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो या मराठा का आरक्षण हो। तो ये जो मानसिकता है इसके पीछे की क्या, यानी क्या मानसिकता है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे की मानसिकता सभी लोगों को मालूम है, आज का नहीं 100 साल के पहले का इतिहास है कि हम बहुजनों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ना इस धरती के संपत्ति पे हमारा अधिकार है, ना किसी बात का नौकरी करने का हमको अधिकार है, ना कैपिटलिस्ट होने का हमको अधिकार। ऐसी मानसिकता जिन लोगों की है वही लोग इसको विरोध करते हैं। अदरवाइज बाबा साहब ने सबके लिए समानता एक तरीका का जो नारा दिया था, अभी तो 75 साल हो गए, क्यों नहीं समानता है? क्या मेन ये रीजन कि कुछ लोगों को समानता आने नहीं देना। आज की जो परिस्थिति है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, तो सरकार ने यह सोचना चाहिए कि हम लोग सब लोग एक लेवल पे कैसे आएंगे, सबको 2 वक्त की रोटी कैसी मिलेंगी, अच्छे से गुजारा कैसा होगा। और आरक्षण यानी कोई देन नहीं है, भीख नहीं दे रहे, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। जो कम्युनिटी बैकवर्ड है वो बैकवर्ड कम्युनिटी को जिसको बोलते रिप्रेजेंटेशन देके अदर लोगों के साथ लाके एक समानता निर्माण करना, ये उद्देश्य जो बाबा साहब ने बताया था, छत्रपति शाहू महाराज ने, महात्मा फुले, वही इन सरकार ने फॉलो करना चाहिए और सब लोगों को न्याय देना चाहिए। सर हम देखते हैं अभी मणिपुर की जो घटना हुई, तो देश का वातावरण वैसे भी काफ़ी यानी उस दुखद वातावरण है। तो जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, क्या इस आंदोलन का वो कुछ गलत उपयोग कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, करने की कोशिश किए तो, क्योंकि अभी लोग लिटरेट हो चुके हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो चुके हैं, इसलिए इस तरह का कोई होगा ऐसा मुझे लगता नहीं और हम होने नहीं देंगे। आपको बताते कि हमको ये आंदोलन शांततापूर्वक चलाना है, वो अपना हक मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है वो उसके तरफ हमारा सबका ध्यान है। सर एक शांति की क्या अपील करेंगे आप मराठा समाज और ओबीसी समाज को? नहीं, इसलिए कि उन्होंने भी सोचना चाहिए कि हम जो मांग रहे हैं वो कहाँ तक संवैधानिक है। हमारे संवैधानिक अधिकार पे गद्दारी इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं ना, मराठों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, हम उनके साथ हैं, लेकिन हमारे कोटे से नहीं। आप सेपरेट रिजर्वेशन मांगो, फडणवीस साहब ने उनको दिया था, सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं हुआ, जो दिया था वो किस तरह से स्टैंड होगा ये चर्चा करके उस हिसाब से उनको देना चाहिए। हम तो बोलते ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% का सीलिंग लगाया कि जो बैकवर्ड है उनको उनके हिसाब से दो, यानी कोई झगड़ा नहीं होगा और सब भाईचारे से रहेंगे, समानता आएगी। आंदोलन कवर करते करते हम लोग जो आंदोलन के जो प्रतिभागी हैं उनसे बात कर रहे हैं।
और जान रहे हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और उनसे इस आंदोलन के पीछे की भूमिका भी जान रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण वराड़े सर है जो एक इस आंदोलन के हिस्सा है। सर, हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से महाराष्ट्र का जो वातावरण एकदम गर्म हो गया है इस मुद्दे पे कि ओबीसी को का जो हिस्सा है उसमें से मराठा समाज को जो आरक्षण मिलने की बात सरकार कर रही है, बार बार कर रही है। इसके पीछे सरकार की भूमिका के ऊपर आपकी कुछ राय जानिए। अभी देखो जो महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे हैं या फिर पूरे देश में हालात देखो, पहले कैसा था, जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ दंगा फसाद होता था, हमारे देश में एक ही राज्य ऐसा था। अभी क्या कर रहे लोग, ये लोग क्या कर रहे, पूरे देश में जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे। अभी देखो मराठा समाज जो भी मांग रहे, उनकी मांग है, वो जमाने के हिसाब से वो राजा महाराजे थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन आज उनके पास नहीं है। तो उनका कर्तव्य, क्योंकि आज महाराष्ट्र में 35 से 36% वो लोग में आते हैं, अगर वो गरीब लोग हो गए तो उनका मांगना वाजिब। वैसे देखो 50% जो आरक्षण इन्होंने अपने लिए रखा, उसमें मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी और जैन लोग तो लेते नहीं, तो लेते कौन, बम्बने लोग ले रहे। तो ये लोगों की परसेंटेज जो है आज के हालात में 2% है पूरे इंडिया के लेवल पे। अगर 2% लोग 50% पे लेके बैठे हैं और 50% में 700 जातियाँ आती है, तो ये अन्याय हो गया। ये अन्याय हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि अभी देखो ये लोग क्या करें, ये सिर्फ इनका एक फार्मूला बना है कि ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिसाब से भड़कना चाहिए और मणिपुर जैसी घटना होनी चाहिए। ये आपको ऐसा लग रहा है कि दो कम्युनिटी जैसा देखते हैं हम लोग साउथ इंडिया में, जैसा माला मातंग है या माला मालिक कम्युनिटी है, फिर जैसा महार मातंग कम्युनिटी है, तो दो और आदिवासी कम्युनिटी है, तो जो मणिपुर के हमने देखे दो कम्युनिटी को सामने लाने का कुछ षड्यंत्र दिख रहा है आप? बराबर है, आप ये चीज़ को हम सहमत है। क्यों, जैसे मणिपुर में देखो मैतेई समाज और कुकी समाज 20% में आता है, मैतेई समाज 80% समाज है। इनका कैसा है, जो ज़्यादा परसेंट में लोग हैं उनके ऊपर उनकी आँख रहती है, क्योंकि इलेक्शन इनका फंडा रहता है, चुन के आना इनका ये एक फार्मूला है। बाकी की नीड देखो, अपने देश में कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। ये चीज़ें सिर्फ उनको एक ही दिखाई देती, हम इलेक्शन के माध्यम से हम चुनकर कैसे आए। अरे चुनकर तो कोई भी जाएगा, चुनकर अगर एक पेड़ भी खड़ा रहा हमारे देश में आज के हिसाब से, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि आज दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, उतना हमारे राइट्स हमारे बने हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके नाम से ये षड्यंत्र बनाकर लोगों में बांटकर गुमराह कर उनकी जो नीड है वो नीड को दूर करके ये लोग अपना यानी ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और आज़ादी के बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के विरोध में रहे, तो वो इस आंदोलन का आपको लगता है इस्तेमाल कर सकते हैं दंगा फैलाने या किसी और चीज़ में? देखो हमारे जो कुंभी समाज देखो या ओबी समाज देखो, इन लोगों के बहकावे में आया। इन्होंने क्या किए, धर्म और जाति के नाम का च्यवनप्राश हमारे लोगों में पिला दिए। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे लोग पहले बहुत रिच थे, बहुत 500, जैसे मेरे आजा के पास 1250 एकड़ खेती थी, तो वो जमाना खत्म हो गया। अभी 5-10 एकड़ पे सब जन आए, तो उसके हिसाब से हालात भी बदले, हमारी नीड भी बदली। एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों में पैसा नहीं बचेगा तो हमारे बच्चे खड़े कैसे रहेंगे। अभी कैसा हो गया, जो हमारे जैसी महंगाई है इसके हिसाब से हमारे पास पैसा भी नहीं पूरता। अगर हमको हमारे बच्चों को अगर फॉरेन में भेजना है, IAS बना है, IPS बना है, CS बना है, APS बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो इसके लिए पैसा तो बहुत सारा लगेगा। और इन लोगों ने क्या किए, हमारे देश की जो नवरत्न कंपनियां थी, एक तो बेच डाली, नहीं तो उसको ख़त्म कर डाली। जब आने वाला पैसा ही हमारे देश में नहीं आएगा, हमारे लोगों को नहीं मिलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे। जैसे देखो हमारे देश की किसानों की जो हालत है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे देखो मार्केट में आज के हिसाब से 30,000 रुपये कितना सोयाबीन का मार्केट में रेट, लेकिन 3,000-4,000 क्या पूरा था उनको। जैसे कपास का रेट जो है 60,000 रुपये रेट है, आज क्या मिल रहा है उसको 500-6, यानी उसके हिसाब से जो भी वो किसान खेती में लगा रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो कर्जे में जा रहे हैं। कर्जा आप दो, किसान हमारी खेती करेंगे और वो किसान के खेती के माल का रेट वो खुद ठहराएंगे, आप ठहराने वाले कोई होते नहीं हो। अगर करना है आपको राज, अगर करना है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लोग अगर आम्बेडकर के राइट के हिसाब से चले रहते
देवधर्म के नाम से नहीं गए रहते तो आज भी हमारा समाज आरक्षण के लिए कोई मोहताज नहीं था। लेकिन इन लोगों ने ये पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिए सिर्फ जात के लिए। पहले सत्ता थी लोगों के इसमें से चलती थी, आज की सत्ता अराजकता से सत्ता भोग रही है। ये हम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे समाज में कितने लोग आते, देखो 400 लोग ओबीसी में आते हैं। और जैसे देखो कोई तालाब में अगर पानी भर जाता है तो बाहर निकल जाता है। पहले इतने हमारे समाज में लोग डाल दिए कि दूसरे समाज आने की कोशिश नहीं। और मराठा समाज क्या है वो जो है वो मिलना चाहिए, वो हिसाब से हम भी है। आप जो भी लेके बैठे हैं उसको थोड़ा राइट को कम करो। महाराष्ट्र में फिर मनोज जरांगे के आमरण अनशन के चलते गृह मंत्री मंत्रालय से लाठीचार्ज का ऑर्डर होने के बाद पूरा महाराष्ट्र भड़क चुका है। क्योंकि मराठा लोगों को आरक्षण की बात के लिए वो एक संवैधानिक लड़ाई चल रही थी, अनशन कर रहे थे, और ऐसे पुलिस ने वहाँ घुसकर जो मारपीट की तो उसकी तीव्र निर्भत्सना करना चाहिए। मगर चूंकि मनोज जरांगे फिर और आगे बढ़ गए और उन्होंने मांग कर डाली कि सरसकट कुणबियों का प्रमाण पत्र दिया जाए। पेच ऐसा इसमें कि कुणबी समाज इधर भड़क गया, तो पेच ये है कि हमारे संविधान में 3 ही कलमे आरक्षण की, 340 जो इतर मागास वर्ग के लिए, 341 जो अनुसूचित जमाती के लिए, आदिवासी के लिए, और 342 अनुसूचित जाति के लिए। अब सवाल है कि 340 इतर मागास, तो जब ये सवाल आया तब तो कोशिश की गई मराठों को भी कि आ जाए यादी में। उस टाइम पे मराठा समाज की क्या भूमिका थी? तो उस वक्त मराठा समाज की भूमिका थी, आपको मालूम होना चाहिए, हमारा ओबीसी समाज इसको बम्मन के साथ पंगत में बैठने का स्थान मिलता था शूद्र होने के बावजूद, तो ये बड़े गर्व में थे। मगर ओबीसी बाकी पंजाबराव देशमुख के कारण वो तो आगे यादी में, मगर मराठे 96 कुड़ी की बात करने लगे कि आम्ही बामणाच्या पंक्तीला बसतो तो महाराजा पंक्तीला काय बसू। ये जो सवाल उस वक्त आ गया था, ये जो अहंकार था, तो उसके बाद हम देखते कि 2014 में मराठों को जा गई और अब उनको महसूस हो रहा है। मगर सवाल है कि 340 के कलम के अंतर्गत ओबीसी को आरक्षण मिल चुका है, उसमें आप कैसे आ सकते हो? तो अगर सरकार कल सर्वपक्षीय बैठक ये मूर्ख बना रहे कि हम मराठों को आरक्षण देंगे, ओबीसी के धक्का लगे, उनको आरक्षण ओबीसी के तहत ही देना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता तो इसके पीछे जो शक्तियां हैं, जो आरक्षण विरोधी शक्तियां हैं, संविधान सभा में हमने देखे कि पंजाबराव देशमुख का जो डिबेट है, वो जब डिबेट कर रहे थे तो जो आरक्षण विरोधी शक्तियां हैं वो इस आंदोलन का कुछ गैर वापर कर सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, आप देखो मणिपुर में जो घटना हुई कि कुकी आदिवासी जो ओरिजिनल संवैधानिक अधिकार के, तो वहाँ का जो मैतेई समाज है जिसका आदिवासी से कोई लेना देनी, मगर वहाँ की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए चूंकि अदानी को बेच दी गई, 9 ऐसे विशिष्ट धातु है जो वहाँ पहाड़ियों में मिल चुके हैं, तो उसको हासिल करने के लिए बीजेपी गैर संवैधानिक ढंग से मैतेई समाज को आरक्षण देने की बात करते हो। झगड़ा बस क्या महाराष्ट्र में ये होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस आपका ये दाव है? हमको कोई षड्यंत्र लग रहा है। हाँ, मुझे ये षड्यंत्र लग रहा है। आपको मैं बताता, क्या उन्होंने प्रयास किए संभाजी मेले के मार्फत दंगल बनाने के, असफल हो गए, कुछ जिलों में दंगे हुए हैं, तो ये कोशिश कर रहे कि चुनाव के पहले ऐसा कुछ विभाजन हो जाए कि जिससे नहीं क्या हम अपनी बाजू को सेव कर सके। बीजेपी का महाराष्ट्र में बैकबोन ओबीसी समाज है, क्योंकि इन्होंने जो कथाएं रची है और कर्मकांड ओबीसी के दिमाग में डाले कि आज भी हम सत्यनारायण की कथा करते हैं ओबीसी, हम वही मरने के बाद 13वीं तीसरा दिन अक्कर माथे और बम्बनों को बम माल देते हैं, तो अभी भी दिमाग में है ना। तो उनको लगता है कि इस खेमे को अपने बाजू में ले लो, मराठों को शरद पवार ऐसे धुरीनों को साथ दिखाकर उधर फेंक दो और अपन सेव करो। ये भाजपा का आरएसएस का छुपा षड्यंत्र है। और इसलिए ये गौरतलब बात है कि नागपुर में कुणबी समाज रहे कि ओबीसी के संगठन, इन्होंने अब लंबी लड़ाई छेड़ने का फैसला कर लिया। ये स्वागत योग्य बात है। अब सरकार को सही बात करना होगा। ये झूठा विरोधी पार्टियां भी जो बकवास कर रही है, ये सब बंद करो। अब कि हमें संवैधानिक आरक्षण के तहत अगर मराठों को अगर आरक्षण देना है तो ओबीसी के तहत ही देना होगा, 340 कलम के तहत ही देना होगा। तो मर्यादा जो है 50% की, हमें बात बताओ, गुणवत्ता 50% की मर्यादा कम करके अगर तमिलनाडु कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं? 9वीं सूची में उसको संरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? तो फोकनारबाजी महाराष्ट्र की सरकार भी बंद करे। विरोधी पक्ष कल जो बैठे थे, जो खुलकर भूमिका नहीं ले पाए, वो भी समझ जाए। आप एक मराठा समाज को एक क्या यानी क्या राय देंगे?
मेरी मराठा समाज में अभी गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर। देखो यार, खेती जो 1952 में किसानों का जीएसटी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 55% वाटा था, वो आज 12% पर है। यानी खेती का अंधा घाटे का हो चुका है। मराठा खेती करने वाले तो वो तो गरीब हो चुके हैं, एहसास अब हुआ उनको। तो उनके आरक्षण के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मगर उनको ओबीसी के अंतर्गत देना पड़ता। आड़ी 50% के मर्यादा, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, 75% करना पड़ेगा। 16% मराठों को ओबीसी के अंतर्गत, ओबीसी की मर्यादा, और 52% अंत में मेरा एक प्रश्न रहेगा। आपने आरोप लगाया कि भीमा कोरेगांव का जो दंगल हुआ उसमें दो कम्युनिटी के बीच में जो लाने का षड्यंत्र था, और ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, इसमें कुछ समानताएं दिख रही है आपको? मैं एक जानता हूँ कि भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है, हमारे 500 शूर महार सैनिकों ने पेशवाई के 25,000 सेना को रोन डाला। तो वो इतिहास को तो बाबा साहब ने स्मारक के रूप में, तो 2017 में ये घटना घड़ी 18 में कि बड़े पैमाने पर, मैं मानता हूँ कि 17 जिला अधिवेशन होते, कुछ नक्सलाइट तबकों ने इसको हवा देने का काम किया, क्योंकि उसको कर पर्चे पड़ो। मगर इसका मतलब ये तो नहीं हो, तो लोकतांत्रिक है, भावनाएं प्रचार, मगर नहीं कि जो उससे संबंधित नहीं थे ऐसे विद्वानों को अरेस्ट किया, जिन्होंने दंगल की, एक बूटे और भीड़े, इनको अन्याय नहीं किया। उसी से पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस ये पेशवाई का अवतार है, ये घोर दलित विरोधी है, और इसने हमारे वो 17-18 विद्वानों को अभी तक जेल में सड़ा के रखा है। ऐसा जो उप मुख्यमंत्री, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री हमारे महाराष्ट्र में, ये लांछन की बात है। मैं तीव्र निषेध करता हूँ कि हमारे नागपुर के लिए वो कलंक है। तो वही षड्यंत्र, उसका मानसिकता वही है ना। तो अब सत्ता में आने के लिए भी पुनः यही उसका घोष रहता है, तो उसका आने के लिए यही जातीय षड्यंत्र करेगा, और क्या करेगा। जो महाराष्ट्र का जो वातावरण हो रहा है, दो कम्युनिटी आमने सामने आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग नेताओं की अलग अलग भूमिका है। हम जानते हैं नागपुर के एक नेता है हमारे साथ, सलिल देशमुख साहब, उनकी क्या भूमिका है इस आंदोलन के पीछे? सर, हम देख रहे हैं कि दो कम्युनिटी आमने सामने हो रही है, तो सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए? आपका क्या मैसेज रहेगा? ये दुर्दैवी है, अगर दो कम्युनिटी आगे से आगे हो रही है, तो ये आरक्षण की लड़ाई है। मुझे लगता है कि सरकार ने पहल करके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेके ओबीसी का जो आरक्षण है उसको धक्का न लगाते हुए, सभी लोगों का, आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कहना है कि उनको मराठा आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ओबीसी में न लिया जाए, ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की मांग है। और समस्त ओबीसी समाज की भी यही मांग है कि उनका हक उनको मिले, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन हमारा जो आरक्षण है ओबीसी का वो वैसे रहना चाहिए। सर, एक भारतीय होने के नाते हर कोई भारतीय है, जब दो समाज आपस में भिड़ते हैं और जो सदियों से आरक्षण विरोधी है उसके, वो इस आंदोलन का कुछ फायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए कि हमारा जो देश है, इसके देश में जितने भी हमारे घटक है सब हमारे भाई बहन है, हमको सभी को साथ में रख के आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे पास जो पिछड़ा है उसको आगे लाने का भी काम ये संविधान में दिया गया है, और उसको हमको आगे लाने की कोशिश हम सभी ने मिलकर करनी चाहिए। और अगर सरकार की तरफ से दो समाज को लड़ाने की षड्यंत्र हो रहा है, तो ये लोगों को समझ के आने वाले दिनों में सरकार को अपनी जगह दिखाने का काम करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सरकार को अपने जगह दिखाने का काम करेगा, ऐसी चेतावनी नागपुर के जो नेता है, प्रमुख नेता है सलिल देशमुख साहब बोल रहे हैं। और हम एक आवाज़ इंडिया के माध्यम से शांति का एक मैसेज देते हैं कि ये सरकार की पहल से ये मामले को शांति से सुलझाया जाए।